आइए दो खास मेहमानों का किया जाए स्वागत। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हेमांग जानी साहब और साथ ही मेहुल कोठारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हेमांग सर सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा फर्स्ट जो लॉन्ग टर्म पिक है वो सिरमा एसजीएस कंपनी है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है और पीसीबीएस जो बनाते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। तो ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अभी रिसेंटली उसके जो नतीजे आए थे उसमें पहले 2 महीने में ही 56% की ग्रोथ रिपोर्ट की है और ओवरऑल जो गाइडेंस है वो लगभग 35 to 40% का है अगले 2 साल के लिए। तो जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और जिस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये काम कर रही है उसमें एक बहुत लंबा ग्रोथ पोटेंशियल है और हमें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें निवेश करना चाहिए। हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 570 का है। ओके, 570 के प्राइस टारगेट के लिए बर्जर पेंट है वो स्टॉक, माफ कीजिएगा सिरमा एसजीएस है वो स्टॉक, वो जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए हेमांग जानी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। मेहुल कोठारी साहब भी हमारे साथ है कार्यक्रम में शामिल। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए अनिल जी, आज मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो पहले एक बार मैंने कवर की है शॉर्ट टर्म में, वो है लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज हमने 1450 के करीब कवर किया था, 1650 का टारगेट था, वो लेवल आ गया है। बट अभी भी हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से इसको फ्रेश बाइंग की जा सकती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो गया 1440 पर, तो मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा फेवरेबल है। 1440 के स्टॉप लॉस से लक्स इंडस्ट्रीज को बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए और हमारा अपसाइड टारगेट रहेगा अनिल जी 2000 रुपए का। एक मिनट, ये पहले पहले मेहुल जी आप बता रहे पहले शॉर्ट टर्म के लिए आपने रिकमेंड किया था, अब लॉन्ग टर्म? जी हाँ, 1450 पे अनिल जी किया था, 1650 का टारगेट था। अच्छा, तो पहले आप टेस्टिंग कर रहे थे, चेकिंग कि अगर शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक करे स्टॉक तो फिर लॉन्ग टर्म में करूंगा। अनिल जी बहुत फास्ट आ गया था उसका टारगेट और पैटर्न अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मैं सोचा फिर से रिकवर कर लूं इसको। अच्छा, टारगेट फास्ट आने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि उस स्टॉक पर, उस कंपनी के बिजनेस पर, इस सब पे आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए। हाँ, तो आप अच्छे से रिसर्च कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं, बंसल जी का है ना। हाँ बंसल जी, अच्छा बंसल जी कुछ कहना भी चाहते, बंसल जी आप कुछ कहे उससे पहले मैं एग्जांपल बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल कल रिजल्ट आए थे सोम डिस्टिलरीज के। यस, बंसल जी ने 10 की कमाई में रिकमेंड किया था। कुणाल जी ने तो खाली हाँ में हाँ मिलाई थी, कुणाल जी का कोई लेन देना तो है नहीं, ज़्यादा समझते भी नहीं इस बिजनेस के बारे में, ठीक है ना। उन्होंने हाँ में हाँ मिले, देखो स्टॉक जो भागे जा रहा है। बंसल जी जिस बिजनेस को समझते हैं उसमें बड़ा फर्क पड़ता है ना सर रिकमेंड करने में। बिल्कुल अनिल जी, फर्क पड़ता है। और अनिल जी मैंने तो आज तक कभी बियर का सेवन भी नहीं करा अनिल जी, लेकिन इसके प्रोडक्ट का अनिल जी टेस्टिंग करी थी अनिल जी, जो अभी आप टेस्टिंग बोल रहे थे ना। हाँ। देखिए लक्स के तो प्रोडक्ट को अनिल जी टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि नो एक्सचेंज नो रिटर्न होता है। बट सोम डिस्टिलरी के प्रोडक्ट को मैंने टेस्ट किया था अनिल जी रिकमेंड करने से पहले, ये ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो क्या प्राइस में रिकमेंड किया था सोम डिस्टिलरी, जरा दिखाइए एक बार, राय ली जाए बंसल जी से, बताएं बंसल जी। अनिल जी 170-175 के अराउंड रिकमेंड किया था। क्या बात है, वाह, दुगने से ज्यादा, गजब, जोर, बहुत ही जोरदार। 3 महीने में भागा है, बहुत तेजी से भागा है 3 महीने में, बहुत बढ़िया एक्शन होता है। अनिल जी एक अपडेट और भी है। हाँ दे दो। देखिए अनिल जी, कल हमारे वो मित्र, प्रिय मित्र अनिल जी, यहाँ पे बिल्कुल वो वाला आप वाला प्रिय मित्र है जो सिदानी जी बोल रहे थे ना कि दीपांशु आपके साथ रह के इंटेलिजेंट हो गया है। हाँ। मतलब कि मेमोरी फास्ट हो गया अनिल जी, वो तो पहले से फास्ट थी। कुछ नए चेंजेस आए अनिल जी, जैसे हमने बीएलएस इंटरनेशनल अनिल जी रिकमेंड किया था, तो जैसे अनिल जी बड़े वाला टारगेट दिया था ना, दीपांशु ने भी बड़ा मतलब कि आप जैसा रिस्पांस दिया था, पहले नहीं देते थे अनिल जी दीपांशु, तो थोड़ी सी घबराहट हुई थी, तो वो स्टॉक कल चल गया है। तो मैं बोलना चाहता हूँ दीपांशु के रिस्पांस को देखते हुए जब हमने रिकमेंड किया था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म अनिल जी। दीपांशु भी कुछ अनिल जी आप जैसा हो रहा है अनिल जी, मतलब कि जिस तरीके से दीपांशु ने रिएक्ट किया था ना, मतलब कि सबको अलर्ट कर देता है दीपांशु भी। गेम का कुछ आया है रुझान? बिल्कुल, तो चलिए बीएलएस इंटरनेशनल कल भागा था मेरे ख्याल से, आज भी मजबूत है, दोनों दिन अच्छे एक्शन में आता हुआ दिखाई। हाँ कल तो अच्छी तेज दौड़ लगाता दिखा था,
आज भी देखिए 1.5-2% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ BLS। आइए 10 की कमाई के कुछ और अच्छे स्टॉक्स लिए जाएं, जाने जाएं। हिमांशु जी बताएं सर 10 की कमाई का शेयर। जी अनिल जी IRFC ये फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा 10 की कमाई में, पहले काफी बार रिकमेंड कर चुके हैं। कल अनिल जी स्टॉक में जिस तरह का बड़े चार्ट पर यानी कि वीकली और मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है, 38-40 रुपए की जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर ये स्टॉक निकला है। अनिल जी मेरा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले 4 से 6 महीने में मैक्स 60 से 75 रुपए तक का यानी कि ऑलमोस्ट 50-60% तक की अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 40 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं, कोई डिप अगर 38 रुपए तक मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। क्लोजिंग बेसिस पर 36 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है कि 60 और 75 रुपए के बड़े टारगेट्स IRFC में आपको आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। ओहो क्या बात है, 60 और 75 बड़े बड़े टारगेट जी, क्या बात है, एकदम हिमांशु जी फुल फॉर्म में चल रहा है आज। ओके, खरीदारी की राय IRFC। ओके, बढ़ते आगे। जुलाई का महीना हो चुका है खत्म, अगस्त की हो चुकी है शुरुआत, लेकिन जुलाई का महीना कैसा रहा है कमोडिटी मार्केट के लिए और किस तरह के संकेत आगे के लिए मिल रहे हैं, जरा जान लें समझ लें। नेहा हमारे साथ है इस वक्त पूरा बताने के लिए। एक्शन नेहा बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हमने देखा कि जुलाई का जो महीना है वो अब तक का अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी मार्केट में सबसे बेहतरीन महीना साबित हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? कच्चे तेल में जो मंथली परफॉर्मेंस है वो 1.5 साल में सबसे बेहतरीन रहा है। जनवरी 2022 के बाद सबसे बेहतरीन मंथली प्रदर्शन रहा है। 14 से 16% के मंथली गेन्स देखने को मिले हैं। सोने की बात करें तो 4 महीने बाद एक तगड़ा परफॉर्मेंस मंथली बेसिस पे देखने को मिला है। चांदी में 8% की गेन्स आई हैं, मंथली गेन्स। और मेटल्स की बात करें जो बहुत लल थे, बहुत सुस्त थे, इन्होंने भी बहुत अच्छी क्लोजिंग की है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सब में हमने 6.5 से 8% के मंथली गेन्स देखे और कॉपर में 6 महीने बाद इतना तगड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। कारण क्या रहा? डॉलर इंडेक्स भले ही आज रिकवर हो रहा हो, लेकिन पूरे जुलाई का महीना सुस्त रहा है। जुलाई का महीना जब अंत हुआ तो ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स दिखे हैं। ये एक प्राइम फैक्टर रहा जिसकी वजह से स्ट्रेंथ आई है। इसकी वजह से हमने एक स्ट्रेंथ बनते हुए मार्केट में देखी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमने देखा था यहाँ पर कि पिछले महीने सऊदी अरब का जो उत्पादन है उसमें 8.5 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास की गिरावट दर्ज हुई है। और अगस्त सितंबर के लिए भी जो कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड यहाँ पर आउटपुट कटौती देखने को मिल सकती है। ओपेक की तरफ से 8.5 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास की कटौती देखने को मिली है। रशिया ने अपने उत्पादन कटौती की है। चीन की सरकार है वो अर्थव्यवस्था में सुधार के भरसक प्रयास कर रही है और फेड के साथ साथ दूसरे सेंट्रल बैंक्स को भी लेकर लगातार ये उम्मीद पूरे जुलाई के महीने में बनी रही कि अब जो रेट हाइक साइकिल है वो अपने फैग एंड पे आ रहा है, वहां पर अब शायद अंत देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे हैं जिसकी वजह से हमने यहां पर कीमतों में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ बनते देखी। अब फोकल पॉइंट यहां आगे क्या रहेगा? ओपेक सऊदी अरब सितंबर के लिए क्या निर्णय लेते हैं? अभी उनकी मीटिंग होने वाली है ओवर द वीकेंड, तो उसमें वो क्या निर्णय लेते हैं ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। चीन की अर्थव्यवस्था, मंडे को हमने देखा फिर से चीन के ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर को संभालने की कोशिश हो रही है, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के सेल्स को बढ़ावा देने की कोशिश है, तो डिमांड वहां पर फोकस रहने वाला है। अमेरिका में लेबर मार्केट, जॉब्स मार्केट की स्थिति कैसे रहेगी? SPR की रीफिलिंग यानी कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है उसकी खरीदारी जबरदस्त हो रही है और साप्ताहिक भंडार गिरते चले जा रहे हैं। तो ये कुछ तमाम फैक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स का प्रदर्शन कैसा रहता है, ये बड़े फैक्टर्स रहेंगे जिस पे अब कमोडिटी मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन ऑफ कोर्स चाइना की डिमांड आना यहाँ जरूरी है। गोल्डमैन सैक्स इन्होंने तो अपना अनुमान बढ़ा दिया अगले एक क्वार्टर के लिए। वो कॉपर में अपना अनुमान 20% से बढ़ा चुके हैं। ब्रेंट की बात करें तो औसत $86 का बनते हुए देख रहे हैं। इसी के साथ साथ सिटी है, उन्होंने चांदी और सोने दोनों पर अपना फोरकास्ट बढ़ाया है। $28 से $30 तक वो चांदी को जाता हुआ देख रहे हैं। 3 महीने में कच्चे तेल को $88 से $90 पे देख रहे हैं। और JP मॉर्गन की बात करें तो अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम में सोने में नया रिकॉर्ड $2200 का, चांदी में $24 देख रहे हैं और कच्चे तेल में भी अच्छी स्ट्रेंथ अगले क्वार्टर दिख रही है। तो मजबूती का माहौल पूरा कमोडिटी मार्केट में जुलाई का महीना हमें पता ही नहीं चला, इतना अच्छा निकल गया। आपने इक्विटी मार्केट के लिए कहा था। एक्चुअली कई बार आपने बोला भी लेकिन हमने शायद ध्यान से नहीं सुना। स्पिलओवर इफेक्ट आ गया। चलिए बढ़िया, तो सारे मार्केट्स अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का हाल भी जरा देख लें, समझ लें। और आज 11:30 बजे क्या विशेष कार्यक्रम है कमोडिटी मार्केट में, दीप जरा बताएं।
तो विशेष कार्यक्रम तो यही है कि सर जुलाई सिर्फ इक्विटी और कमोडिटी के लिए नहीं अच्छा रहा, बारिश के लिहाज से भी अच्छा रहा है। सामान्य से 5% ज़्यादा बारिश आपने जुलाई में होती दिखी है, तो ये अच्छी खबर है। ओवरऑल एक्सपेक्टेड था कि शायद थोड़ा बिलो एवरेज या डेफिशिएंट मानसून रह सकता है, बट जुलाई का महीना जमकर बारिश होती हुई आपको दिखी है। तो आज 11:30 बजे यही फोकस करने वाले हैं कि कैसी रहेगी मानसून की चाल। ज़्यादा बारिश जुलाई में तो हो गई है, अगस्त में कैसे हाल रहेगा, क्या एल नीनो का इम्पैक्ट आ सकता है या फिर इसी तरह मोमेंटम बना रहेगा, फोकस यहीं पर आपको रहने वाला है। 5% ज़्यादा देश भर में अभी तक सामान्य से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, तो अगस्त की बारिश पर हमारा है फोकस। जुलाई झमाझम, अगस्त में कितना दम। जुलाई झमाझम, अगस्त में कितना दम। बारिश पे विशेष कार्यक्रम, चलिए बढ़िया है। तो मॉनसून पर अगस्त महीने का आउटलुक आज ही आपको मिल जाएगा, इसके लिए रहें तैयार हो जाइए एक और बेहतरीन इंटरव्यू के लिए। उसके बाद हम आपके लिए एसपीएल में पोजिशनल पिक्स और 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन शेयर्स भी लाएंगे, और जय ठक्कर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कुछ बेहतरीन उनकी कैश का ऑप्शन देने के लिए। बहुत सारा एक्शन आगे भी है, लेकिन उससे पहले न्यूज़ पर व्यूज़ KEI इंडस्ट्रीज। KEI इंडस्ट्रीज देश में केबल और वायर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी और वायर सेक्टर की, केबल सेक्टर की टॉप 3 कंपनियों में शामिल है। 1968 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत पार्टनरशिप फर्म के तौर पर, और अब 50 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करने का कारोबार करती है कंपनी। माफ़ कीजिएगा। आइए, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर ने MCOM की डिग्री हासिल की है। 1979 से ही KEI इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं। 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव गुप्ता साहब का है। नतीजा आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, करीबन शाम को 6 बजे। नतीजे मैं आपके सामने रख दूं। आय 14% बढ़कर आई 1783 करोड़, और ग्रोस मार्जिन 25% पर स्टेबल रहे। कामकाजी मुनाफा 13% बढ़ा है, 180 करोड़ के आसपास पहुंचा है, और मार्जिन 10.25% से 10%। मुनाफे में 16% की रही बढ़त, 104 करोड़ से 121 करोड़। ये साल दर साल है मजबूत, लेकिन तिमाही दर तिमाही थोड़े से नतीजे दिख रहे हैं कमज़ोर। आइए नतीजे पर बातचीत करते हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। साल दर साल तो ग्रोथ अच्छी दिख रही है, नतीजे भी मजबूत है, लेकिन तिमाही दर तिमाही कमज़ोर। कैसी रही तिमाही और किस तरह से किया जाए कंपेरिजन, ये समझाएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सेल्स इस क्वार्टर में हमने पिछले साल की सेम क्वार्टर से 22% वॉल्यूम ग्रोथ किया है। हालांकि वो रेवेन्यू में 14% आया, बिकॉज कॉपर, एल्यूमिनियम और जितने भी और रॉ मटेरियल थे उनके प्राइस कम हुए, तो उसकी वजह से सेलिंग प्राइस कम हुए, जिसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ 22% होने के बावजूद भी वैल्यू ग्रोथ 14% रहा। एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी आपने देखी होगी, हमारा 17% टर्नओवर का पोर्शन एक्सपोर्ट में रहा है, जो पिछले साल से 23-25% के करीब बढ़कर आया है। इसके अलावा रिटेल जो हमारी सेल है, स्पेशली वायर्स एंड फ्लेक्सिबल की, वो 33% से ग्रो हुई है। हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल में 100 करोड़ की बजाय 50 करोड़ आया, कुछ मिस हुए, बिकॉज ऑर्डर होने के बावजूद भी यूटिलिटी से उन कुछ ऑर्डर्स का क्लियरेंसेस नहीं थे, जिसकी वजह से उस टर्नओवर कम रहा। बट ये मैं एश्योर करता हूं कि ये जो हमारा गाइडेंस है 600 करोड़ का इस साल का, वो मीट होगा, क्योंकि ऑर्डर्स हैं, और ये जितने भी ऑर्डर्स जो फंसे हुए थे यूटिलिटीज की तरफ से, वो क्लियर हो गए हैं और एग्जीक्यूशन में आ गए हैं सभी ऑर्डर्स। तो सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में ये जितना भी ये शॉर्टफॉल है, ये पूरा कवर अप हो जाएगा। और जो एक्सपोर्ट का जो मोमेंटम है जो बना है, वो पूरे साल जारी रहेगा और आगे आने वाले सालों में भी जारी रहेगा। तो आप ये तो गुप्ता साहब आप ये कह रहे हैं कि कोई खास चिंता की बात नहीं, पूरे साल भर का आपका जो टारगेट है, जो गाइडेंस है, वो आप आराम से मीट कर पाएंगे, तीनों का, रेवेन्यू, प्रॉफिट और साथ ही मार्जिन का सर? बिल्कुल। देखिए, जो हमने 16 से 17% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, और जो वॉल्यूम ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 20% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हम जरूर पूरे साल में मीट करेंगे। और जो EBITDA मार्जिन है, वो 11.25 से 11% के बीच में हमें उम्मीद है कि हम लोग इसको मीट करेंगे। और हर फ्रंट के ऊपर जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, उन सभी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, इस साल भी और अगले साल भी।
तो ये ग्रोथ क्या दोनों जगह से आएगी सर, डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट, या दोनों में से कहाँ ज्यादा मजबूती आपको दिख रही है? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत मजबूत है और एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत मजबूत है। अब हमारा इस टाइम कॉन्स्टेंट केबल्स में सिर्फ थोड़ा कैपेसिटी का है जो हम रैंप अप कर रहे हैं। अभी हमें एग्जिस्टिंग प्लांट्स के अंदर हमारा इस साल 125 से 150 करोड़ का कैपेक्स है जो हमें डीबॉटलनेकिंग करेगा और हमारी कैपेसिटी को 20 से 25% बढ़ाएगा इस साल के लिए और अगले साल के लिए। और रफली 1000 करोड़ का नया कैपेक्स, ग्रीनफील्ड कैपेक्स हमने सानंद में अहमदाबाद के पास चालू किया है, जो कैपेसिटी जिसका फर्स्ट फेज मैं उम्मीद करता हूं कि FY25 में लास्ट फोर्थ तिमाही में, चौथी तिमाही में आ जाएगा। और हर साल वो रैंप अप करके वो हमें 4 से 5000 करोड़ की नई कैपेसिटी देगा अगले 3 साल में। परफेक्ट। अभी ऑर्डर बुक की सिचुएशन कैसी है सर, और इस तिमाही में कितने नए ऑर्डर्स मिले? देखिए, अभी जो हमारी ऑर्डर पोजीशन है वो रफली 3600 करोड़ के करीब है। और क्योंकि हम लोग ऑर्डर्स 3 से 4 महीने के अंदर एग्जीक्यूट कर देते हैं और ज्यादा लंबा डिलीवरी पीरियड होता नहीं है, रिटेल के जो ऑर्डर्स हैं वो 10 से 15 दिन में सब एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो ऑर्डर बुक से ज्यादा जो हमारा परफॉर्मेंस है वो मायने करता है। और मैं समझता हूं कि इवन करंट रेट, रन रेट भी और ऑर्डर बुकिंग जो है वो काफी अच्छा रहा है इवन जुलाई में भी, और द ट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। और आप कह रहे थे कि अभी और कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं, कितना कैपेक्स, कितना एक्सपेंशन अभी आप कर रहे हैं सर, और कब तक पूरा हो जाएगा? 125 करोड़ का कैपेक्स एग्जिस्टिंग प्लांट्स में इस टाइम चालू है जो मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। ये हमें रफली केबल्स के अंदर 25% के करीब 20 से 25% एक्स्ट्रा कैपेसिटी हमें देगा, और ये हमें हेल्प करेगा कि हम इस साल जो 16 से 17% हमने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है और अगले साल हमने जो 17% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है वो हम मीट कर पाएं। और जो 250 करोड़ के से 300 करोड़ का जो कैपेक्स है वो सानंद में इस साल आएगा, जो जिसकी कंस्ट्रक्शन अगले महीने से चालू हो जाएगी, और मैं समझता हूं कि अगले 1.5 साल के अंदर हम उसका पहला फेज प्रोडक्शन में चालू कर देंगे। परफेक्ट। तो मतलब पहली तिमाही के नंबर्स साल दर साल मजबूत है। अगर किसी को तिमाही दर तिमाही कमजोर दिख भी रहे हैं तो गुप्ता साहब की तरफ से गाइडेंस एकदम स्ट्रांग है, पूरे साल भर का टारगेट वो हासिल करने के मूड में बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। तो स्ट्रांग गाइडेंस, डिमांड अच्छी, दोनों ही लोकल और ग्लोबल फ्रंट पर। गुप्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और नतीजे पर विस्तार से बातचीत और साथ ही आगे का आउटलुक और गाइडेंस भी हमारे दर्शकों को समझाया। थैंक यू सर। थैंक यू। KEI इंडस्ट्रीज कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट अपने गाइडेंस और आउटलुक को लेकर, कहीं कोई खास चिंता की बात नहीं। स्टॉक आज 6% नीचे, शायद एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा थी इस बार नतीजों के लिहाज से, लेकिन नंबर्स के बाद जो गाइडेंस आया, आई एम श्योर स्टॉक में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन होने की। जैसा अविनाश जी कह रहे थे, आई थिंक रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ी सी लोगों की ज्यादा थी, उस हिसाब से लोगों से कम आया उनका रेवेन्यू। लेट्स सी, पूरे साल का गाइडेंस तो मेंटेन रखा है। आइए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार इंतजार कर रहे हैं हमारा हेमांग सर और मेहुल कोठारी साहब, लेंगे उनसे पोजिशनल पिक, और जय ठक्कर भी जुड़ रहे हैं कैश का ऑप्शन लेकर इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सबका न्यूज़ फॉर यूज सेगमेंट में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं IRB इंफ्रा से। 1977 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और 2008 में कंपनी हुई थी लिस्ट। देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड प्राइवेट टोल रोड और हाईवे इंफ्रा डेवलपर्स है ये कंपनी। 11 राज्यों में 24 से ज़्यादा हाईवे प्रोजेक्ट्स का काम करती है। 44 से ज़्यादा टोल प्लाजा है और 70,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट बेस है इस कंपनी का। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अनिल यादव साहब से, जो डायरेक्टर हैं इन्वेस्टर रिलेशंस IRB इंफ्रा के, चार्टर अकाउंटेंट हैं और 20 सालों का अनुभव है। इससे पहले आप कंपनी के ग्रुप CFO भी थे। नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए शाम 5 बजे 31 जुलाई यानी कि कल ही, और नतीजे थोड़े कमज़ोर नजर आ रहे हैं। आय में दिखी है 15% की कमी, 1634 करोड़ का है आंकड़ा।
कामकाजी मुनाफा 777 करोड़ पहुंचा है, 27% की कमी यहाँ पर भी है, और मार्जिन 55% से घटकर 48% के आसपास पहुंचे, और मुनाफे में 63% की कमी दिखी है, 363 करोड़ से 134 करोड़। आइए जानते हैं क्या है वजह इन नंबर्स के पीछे। अनिल यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि वैसे तो हम आपके मंथली टोल कलेक्शंस के नंबर्स देख रहे थे, तो वहाँ तो बड़ी तगड़ी ग्रोथ नज़र आ रही थी, लेकिन वो आपके फाइनेंशियल्स में नहीं दिख रही। क्या वजह है सर कि आपका रेवेन्यू घटकर आया है? कोई खास कारण इसके पीछे? धन्यवाद सर। सर Q1 FY23 में हमें वन टाइम इनकम मिली थी रफली 418 करोड़। अमृतसर पठानकोट में हमने एक क्लेम जीता था, उसका 418 करोड़ की इनकम थी। उसका एबिडा पे 373 करोड़ का इम्पैक्ट था, और पैड पे रफली 279 करोड़ का इम्पैक्ट था। अगर सर मैं वन टाइम एडजस्टमेंट कर देता हूं तो मेरी इनकम जो है 11% से बढ़ी है, मेरा एबिडा जो है 17% से बढ़ा है, और मेरा पैड जो है 59% से बढ़ा है। अच्छा, तो लास्ट ईयर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एक साथ आ गई, इस वजह से लास्ट ईयर के नंबर्स आपको ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, करेक्ट? अगर वो हटाकर देखेंगे तो ग्रोथ अच्छी है। कितना मुनाफा कितना बढ़ा हुआ बता रहे हैं सर? सर 59%। अगर वो मैं एक टाइम इनकम निकाल के देखता हूँ तो 59% का मेरा मुनाफा बढ़ा हुआ है। और एडजस्टेड मार्जिन्स कैसे रहेंगे सर फिर? सर मार्जिन्स मतलब वन टाइम इम्पैक्ट निकालने के बाद रफली मतलब मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड भी मतलब मेरा 48-49% के आसपास ही रहेगा। सर हम दो सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। बीओटी में रफली 85% के आसपास मार्जिन होती है, और कंस्ट्रक्शन में 22 से 23% के आसपास मार्जिन होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मिक्स थोड़ा मार्जिन में चेंज होता रहता है, बट सेगमेंट वाइज देखेंगे तो मार्जिन मोर और लेस इन लाइन ही है सर। ओके, तो अब आपके दोनों सेगमेंट किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आगे आउटलुक क्या है, जरा ये समझाएं सर। सर ईपीसी सेगमेंट में हमारे पास रफली 2 से 2.5 साल की विजिबिलिटी है ईपीसी ऑर्डर बुक की, और हम 10 से 15% ईपीसी सेगमेंट में ग्रो करेंगे, और इस साल रफली 20% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है हमारे टोल बिजनेस में। तो कंसिडरिंग सर मतलब ग्रोथ इन बोथ सेगमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी विल आल्सो इम्प्रूव इन सिमिलर रेंज। और सर हमारा 2 प्रोजेक्ट हैदराबाद ओआरआर जो रफली 8,400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम एडवांस स्टेज पे हैं फाइनेंशियल क्लोजर के। एक बार वो प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल क्लोजर हो जाता है तो हम प्रोजेक्ट Q2 में स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं। एक बार वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो Q3 एंड Q4 में उसका टोल रेवेन्यू भी आएगा, कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू भी आएगा। सिमिलर इज द केस विथ सामखली प्रोजेक्ट ऑल्सो, विच इज बीओटी प्रोजेक्ट इन स्टेट ऑफ गुजरात, एंड उसका सर रफली 2000 करोड़ के आसपास है। यादव साहब, एक चीज बताएं कि किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद इस फाइनेंशियल ईयर में टोल कलेक्शन में की जाए, और क्या ये जो फास्टैग अब धीरे धीरे सब जगह कंपलसरी हो गया है, उसके बाद क्या वाकई में टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अच्छी? सर टोल कलेक्शन के ग्रोथ नंबर्स काफी रोबस्ट रहे हैं, और फास्टैग सर अभी रफली 95 to 97% कलेक्शन जो है वो फास्टैग के थ्रू ही हो रहा है। और अगर आईआरबी के बिजनेस की बात करें तो रफली हमने मतलब 15% का ग्रोथ देखा है इस क्वार्टर में। और अगर हम प्राइवेट इन्वेंट की बात करें जिसमें हम 51% ओन करते हैं, उसमें रफली 22% की ग्रोथ हमने इस क्वार्टर में देखी है। और आगे Q3 एंड Q4 टिपिकली सर मतलब बेटर होता है टोल बिजनेस के लिए, तो आगे हमें और बेटर ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं सर, आपने अक्टूबर 2021 में कहा भी था कि कुछ आप नॉन कोर एसेट्स है वो मोनेटाइज करना चाहते हैं, कहाँ तक बात बनी है और क्या प्रोग्रेस है सर वहाँ पर? सर नॉन कोर में असेट्स में इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ द नॉन कोर, सर हमारे पास मतलब ओवरऑल 70,000 करोड़ में नॉन कोर असेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। एयरपोर्ट है वो जस्ट ऑपरेशनल हुआ है, और अभी मतलब कुछ एक बार मतलब वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, उस टाइम हम बेचने का सोचेंगे। और सर विथ रिस्पेक्ट टू द प्रमोटर्स मतलब बाइंग द सम स्टेक इन द रियल एस्टेट, that will happen over the period of 3 years. ओके, और पूरे साल भर के लिए किस तरह का आउटलुक या गाइडेंस अगर आप देना चाहें सर? सर ऑर्डर बुक हम चूंकि एनएचआई ने ऑलरेडी लास्ट ईयर 6,000 करोड़ के ऑर्डर अवार्ड किए थे, इस बार वो 20%
हायर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर बुक रोबस्ट लग रहा है। कंसिडरिंग द जनरल इलेक्शन, जो भी ऑर्डर बुक अवार्ड होगी दिसंबर जनवरी तक अवार्ड हो जाएगी। NHAI ने 46 TOT प्रोजेक्ट ऑलरेडी उनके वेबसाइट पे डाले हुए हैं, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट की बिडिंग स्टार्ट भी हो गई है और उनका रफली 2600 किलोमीटर प्लस किलोमीटर का लेंथ है। तो गुड, अच्छी पाइपलाइन है। हमारा डेट इक्विटी सर 0.75:1 से भी कम है। तो considering the healthy balance sheet, this is a good opportunity for company to grab the opportunity which will be unfolding. परफेक्ट। यादव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। अनिल यादव साहब, डायरेक्टर इन्वेस्टर रिलेशंस के बताते हुए IRB इन्फा के नतीजों के बारे में। नंबर्स अगर आपको साल दर साल कमज़ोर दिख रहे हैं तो इसकी वजह है कि पिछले साल वन टाइम एक्स्ट्रा इनकम थी, उसकी वजह से बेस ऊपर है। अदरवाइज उसे हटाकर देखें तो नंबर्स आपको दिखेंगे मजबूत, ये उनका मानना है। तो ये जो समझ में आता है टोल कलेक्शन अपडेट्स टोल कलेक्शन इतना मजबूत है तो नंबर्स ढीले कैसे हो सकते हैं, लेकिन नंबर्स खराब नहीं है, अच्छे हैं। लेकिन इस बीच बाजार थोड़े से हल्के होने के मूड में है। ऊपर अच्छी तेजी दिखाने के बाद अब लाल और हरे निशान के बीच में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी झूलते हुए आपको दिखेंगे। थोड़ी देर में जय ठक्कर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जयपुर तो देंगे, लेकिन उनकी तरफ से आ रही है एक बर्थडे की स्पेशल पिक भी। उससे पहले जल्दी से एक पोजिशनल पिक का वक्त है। हेमांग सर बताएं पोजिशनल पिक। जी पोजिशनल पिक है मेरी JBM ऑटो, और ये कंपनी एक एंड टू एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और काफी अच्छा उसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी काफी बढ़ चुकी है। ये तिमाही के नतीजे आए थे, नतीजों में भी एक अच्छा हमने ट्रैक्शन देखा हुआ है और हमें लगता है कि जिस तरह से रेलवे और जो बाकी सारी थीम प्ले आउट हो रही है, वैसे एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की भी जो थीम है वो काफी अच्छे से प्ले आउट होगी और JBM ऑटो उसमें एक की प्लेयर के तौर पे उभर के आ सकता है। इसका प्राइस टारगेट है 1600 रुपए का। ओके, JBM ऑटो जिसके भी नतीजे आए हैं और अच्छे नतीजे, और स्टॉक का पहले बढ़िया तेज दौड़ लगा चुका है। यहाँ पर खरीदारी के राय हेमांग सर की तरफ से। मेहुल जी बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, आज की जो हमारी पोजिशनल पिक है वो भी हमने एक बार पहले कवर की है। शुरुआती तौर पर मार्च में हमने डीमार्ट को कवर किया था इन लॉन्ग टर्म 3400 के पास अनिल जी हमने कवर किया था। 4000 का हमारा टारगेट था, जो कि टारगेट आ गया। अब स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी थी डीमार्ट में, अब एक डिसेंट पुल बैक आया है। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट अभी पोजिशनल भी अगर किसी को करना है तो इस लेवल पर बाय किया जा सकता है। अभी तकरीबन 3740 के पास चल रहा है। इसका छोटा स्टॉप लॉस हमारा रहेगा पोजिशनल पिक के तौर पर 3540 का और अपसाइड टारगेट 4140 का रहेगा। मेहुल जी धन्यवाद स्वीकार कर लें आप कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी के NAV में बढ़ोतरी की आपका जो प्रयास है वो उनकी तरफ से सराहनीय है। कुणाल जी है ना आपके पोर्टफोलियो में रखा है ना, बेच तो नहीं दिया? अनिल जी बिल्कुल शोभा बढ़ा रहा है अनिल जी पोर्टफोलियो की। अनिल जी हाँ, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, जब तक FNO में नहीं आएगा डीमार्ट तब तक नहीं बेचा तब तक नहीं बेचा जाएगा। उसके बाद में भी जरूरी नहीं उसके बाद बेचे, लेकिन तब तक तो नहीं बेचे, तब तक तो नहीं बेचा, वो तो गारंटी। हाँ, मतलब ये वाला फॉर्मूला अपने आप में यूनिक है। ऐसे फॉर्मूले पे इन्वेस्टमेंट आज तक किसी का हुआ नहीं होगा जो कुणाल जी का है। ओके, आइए बढ़ते आगे। और अतुल ऑटो की बिक्री के आंकड़े नीचे आ रहे हैं, आप देख लें, पढ़ ले, कोई खास बात है नहीं। आइए तब तक जो खास बात है उसकी तरफ फोकस कर लें। यस बिल्कुल। जय ठक्कर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कहाँ है जय, दिखाइए जरा। ओह माय गॉड, इतनी चमकती हुई शर्ट, बर्थडे क्या आज आपकी? जी अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल अनिल जी, हैप्पी वाला बर्थडे अनिल जी। शर्ट के अलावा आप भी चमक रहे हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई जय आपको। पूरी टीम की तरफ से, जी बिजनेस की, हमारे सारे पैनलिस्ट की तरफ से आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही बर्थडे के दिन आते रहें। और बर्थडे के दिन स्पेशल पिक देंगे ना आप? हाँ बिल्कुल अनिल जी, कैश का ऑप्शन है, स्पेशल पिक है, 10 की कमाई अनिल जी, मैं तो सारी तैयारी। ओह माय गॉड, क्या बात है। बर्थडे एक में जरा कहाँ बंसल जी को भी और बाकी सारे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ा जाए, सेलिब्रेशन में सब लोगों का होना जरूरी है। कुणाल जी, जो आदमी कल छुट्टी लेने के चक्कर में था, आज वो 10 की कमाई भी लाया है और कौन सी बर्थडे पिक भी लाए हैं और कैश का ऑप्शन भी लाए, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? क्या दबाव ज़्यादा था उनके ऊपर या फिर उन्हें लगा कि कुणाल जी राकेश जी से कहाँ विश करने का मौका छोड़ा जाए? जी
अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी जय को अनिल जी ढेरों मेरी ओर से, राकेश जी की ओर से, सारे पैनल की ओर से अनिल जी अनेकों बधाई शुभकामनाएं अनिल जी जन्म दिवस की। और अनिल जी अभी आपको पता नहीं होगा शायद अनिल जी, जय ने अपने हाथों पर अनिल जी जो शानदार टैटू बना रखे हैं, अब हाथों पर जगह भी नहीं बची है अनिल जी, तो अनिल जी गजब के टैटू बना रखे हैं उन्होंने, जन्म दिवस के अवसर पर नए बनाए हैं। और अनिल जी उस पर निफ्टी बैंक निफ्टी भी लिखने वाले हैं बहुत जल्दी, ऐसा मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा। नहीं, हम जय का जैकपॉट और कैश का ऑप्शन लिखवा देंगे इसमें। दोनों एक एक हाथ में। तो बहुत बहुत बधाई जय, एक बार फिर से बताएं पहले किससे शुरुआत की जाए? पहले कैश का ऑप्शन, जैकपॉट? अनिल जी पहले तो बता, आप बोलिए। कैश का ऑप्शन अनिल जी रहेगा, डेफिनेटली कैश का ऑप्शन रहेगा अनिल जी। उसके पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। छुट्टी ली है मैंने आज, बट स्पेशली मैं ये शो कर रहा हूँ बिकॉज दबाव नहीं अनिल जी, ये प्यार है आप सभी लोगों का, जी बिजनेस के दर्शकों का अनिल जी, जो डेफिनेटली खींच कर ले आया मुझे। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब इतना प्यार मिलता हो, जब इतनी हमारी फैमिली जैसी है, जो आशु जी ने भी कहा और आप सभी ने कहा, मतलब ये तो डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। तो मैंने जो भी प्रोग्राम था 11 बजे के बाद कर दिया अनिल जी, और मैंने सोचा कि 11 बजे तक एटलीस्ट जी बिजनेस पर रहूंगा। बिल्कुल, हम बड़े प्यार से दबाव बनाते हैं ये आप समझ गए होंगे। आइए जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। पहले कैश के ऑप्शन से की जाए शुरुआत, जो जय का बड़ा एकदम पेटेंट टाइप, ट्रेडमार्क टाइप वाला मामला है। जय बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए? अरे जी स्टॉक ऑप्शन रहेगा। मुझे इंडेक्स साइडवेज लग रहा है जी, निफ्टी 100 पॉइंट के रेंज में लग रहा है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के रेंज में लग रहा है। इनफैक्ट कल तेजी लग रही थी, वहाँ पे हमें अच्छी तेजी देखने मिली भी। इनफैक्ट बैंक्स में भी एक रिकवरी लग रही थी, तो जहाँ पे हमें बैंक निफ्टी, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, ये सभी में एक अच्छा मूव देखने मिला आज सुबह। बड़ा अनिल जी गेल का कॉल ऑप्शन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 122 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन गेल का खरीदे, ₹3.65, ₹3.75 अनिल जी, ये रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स अनिल जी जो ऊपर में निकल कर आ रहे हैं इसके, द फर्स्ट टारगेट विल बी 5.5, ₹5.5 का पहला टारगेट रहेगा, ₹7.20 का दूसरा टारगेट। अनिल जी जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा दैट वुड बी एट 2.65, सो ₹2.65 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे गेल का 122 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे अनिल जी डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और हमें सारे ही PSU स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखने मिल रहा है। और गेल ने जो हिसाब से 120 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 130 इन द शॉर्ट टर्म। ओके, तो स्टॉक 130 पर जा रहा है, आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करिए। 122 के कॉल खरीद कर चलने हैं जय की तरफ से। राय कुछ और बेहतरीन कॉल्स ले लिए जय के साथ। आइए उससे पहले एक बार राकेश जी, कुणाल जी से उनकी 10 की कमाई का स्टॉक ले लेते हैं। सर बताएं। दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने आज 10 की कमाई में चुना है GIC RE को। GIC RE पर हमारी खरीदारी की राय है। इंश्योरेंस से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके चार्ट्स में एक भारी सुधार होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक्स काफी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब एक बेस बन चुका है और एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो GIC RE में भी हमने पिछले कुछ दिनों में शानदार तेजी देखी है। गिरावट में जैसे ही स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ हो तब इसको खरीदे, कोई जल्दबाजी नहीं है। नीचे के लेवल्स पर इसको अक्यूमुलेट करके मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखा जाए तो हमें लगता है कि इसमें 50 से 60% के गेन की संभावना है। ओवर टू राकेश जी। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। गिरावट में अगर 190, 194 के दाम मिल जाएं तो अच्छे स्तर है, एंट्री पॉइंट है। गिरावट पे GIC RE में खरीदारी की राय है। 300 रुपए के हमारे टारगेट हैं। 8 से 9 महीने का नजरिया बना के GIC RE में निवेश की राय है। ओके, GIC RE यहाँ पर खरीदारी करने की राय 300 के टारगेट पे। और जैसे कुणाल जी टॉस करते हैं राकेश जी को, तो बोलते हैं ना ओवर टू यू राकेश। तो मेरा एक मासूम सा सवाल इसमें है सभी लोगों के लिए, जो भी जवाब देना चाहे दे सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो अगर बंसल जी ने जिसे खत्म किया लेवल देने के बाद, तो क्या उनको ओवर एंड आउट कुणाल जी नहीं बोलना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि बंसल जी का जवाब खत्म हो गया है? अगर रूल फॉलो करें तो पूरा करिए ना, आधा क्यों करिए? जी कुणाल जी। अनिल जी हसरत तो बंसल जी की कुणाल जी को आउट करने के लिए जी बहुत समय से है, लेकिन अनिल जी कर नहीं पा रहे हैं। अनिल जी वही तो, ये सब राय मत दीजिए अनिल जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, वैसे नहीं कर पा रहे, कम से कम ऐसे तो करें। तो बंसल जी जरा ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है आपको बहुत सारी खुशियां मिले इसमें। ओवर एंड आउट कुणाल जी। जी नहीं अनिल जी, इसमें दिक्कत है जी।
अनिल जी इसमें दिक्कत है अनिल जी, पहले तो मेरा रह गया अनिल जी, वो कुणाल जी अगला अलग अनिल जी बर्थडे मेरी तरफ से भी विश कर गए जय को। पहले तो जय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और जय ने अनिल जी वो रिटर्न गिफ्ट भी खरीदे हैं, इसलिए विश करना जरूरी है, नहीं तो मेरा वाला गिफ्ट कुणाल जी तक पहुंचा देंगे। और अनिल जी ये ओवर एंड आउट अनिल जी वैसे बोलना ठीक है, आप कॉल के बाद अंग्रेजी में मुझे ऐड करने के लिए बोलेंगे तो टारगेट वारगेट में अनिल जी गड़बड़ हो जाएगी, तो ये चीज नहीं करेंगे अनिल जी। अगर ऐसा रूल बनाएंगे तो 10 की कमाई में भी अंत कुणाल जी करेंगे अनिल जी, स्टॉक्स का मतलब कि टारगेट वगैरह का। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो GICRE ये है वो स्टॉक जहाँ खरीदने की राय 10 की मैं कुणाल जी राकेश जी के लिए। आइए एक बिगुल जय के लिए फिर से, जय का कैश का ऑप्शन तो आ ही चुका है, जय का जैकपॉट भी ले लिया जाए। जय बताइए। अनिल जी इसे मेरा बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट समझिए अनिल जी। अच्छा। 2 स्टॉक दे रहा हूँ, एक नहीं अनिल जी। जी अनिल जी बिल्कुल। और अनिल जी इसमें जो पहला बाय रिकमेंडेशन मेरा है वो रहेगा बैंक ऑफ इंडिया पर अनिल जी। बैंक ऑफ इंडिया 86.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है अनिल जी, इसको खरीदने की सलाह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ 12 to 18 मंथ्स इसमें एक अच्छे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक बेस फॉर्मेशन अनिल जी हो चुका है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का एक डाउन ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आ चुका है, इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने मिल चुका है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा अनिल जी। एंड मेरे टारगेट्स जो यहाँ पे 12 to 18 मंथ्स के अनिल जी निकल कर आ रहे हैं, दैट कम्स टू ऑलमोस्ट 150 रुपये तक के मिनिमम टारगेट्स अनिल जी जो मैं दे रहा हूँ वो रहेंगे बैंक ऑफ इंडिया पे। और यहाँ पे जो सपोर्ट ऑन द लोअर साइड है 60 रुपये पर अनिल जी। मुझे नहीं लगता अब 60 के नीचे ये स्टॉक जाना चाहिए, ऊपर में लगभग 150 रुपये तक के लेवल्स हमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। और अनिल जी दूसरा स्टॉक वाकई में अनिल जी वो मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है कि वो नाम ऐसा इसलिए मैं दे रहा हूँ और बर्थडे गिफ्ट है अनिल जी, बट मैंने पहले भी इसे रेकमेंड किया है और अच्छे मूव देखने मिले हैं, और आई एम श्योर आपका भी इस पर रिकमेंडेशन है ही। वो है अनिल जी यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल्स। 1016 के आसपास अनिल जी 16-17 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लंबे कंसोलिडेशन में से निकला है, इनफैक्ट 2 कंसोलिडेशन में से निकला है अनिल जी, लॉन्गर टर्म एंड शॉर्टर टर्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पर लगभग आपको 1800 तक के लेवल्स लॉन्गर टर्म में 12 मंथ्स के आसपास देखने मिल सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 80% अनिल जी। इतना बड़ा मूव आते हुए देखने मिल सकता है। एंड नाउ आई बिलीव कि स्टॉक 850 रुपये के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड देखें अनिल जी तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो मैकडोवेल और बैंक ऑफ इंडिया और दीप हर दोनों साल मेरे बर्थडे पे वो अनिल सिंह भी कंपोजिट इंडेक्स बनाते हैं जय, बिल्कुल जय बनाते हैं। और इंसिडेंटली आज दोनों स्टॉक जय ने दिए जो दोनों मेरे रिकमेंडेशन में, बिल्कुल न सिर्फ यूनाइटेड स्पिरिट्स जहाँ पर मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ, और अगर ये स्टॉक डबल ना हो तो इसका फायदा ही क्या है इसको खरीदने का। बिल्कुल। और थोड़ा सा वक्त जरूरत से ज़्यादा ले रहा है, ये वक्त उसी तरह से ले रहा है जैसे एक ज़माने में ITC लिया करता था और बड़ा पेशेंस टेस्ट करता था, लेकिन ये कब चलेगा और कब भागेगा पता नहीं चलेगा। तो आराम से इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेके रखें। जय की और मेरी राय बिल्कुल मिलती जुलती है, मैं कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ। दूसरा बैंक ऑफ इंडिया में भी मेरा 100 से 120 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट हैं, नंबर्स आ ही चुके हैं। तो 150 के टारगेट जय के मेरे से थोड़े से ज़्यादा है। तो आज जय की बर्थडे पे मेरे दोनों रिकमेंडेशन, जय की जो रिकमेंडेशन और मेरी रिकमेंडेशन मिल गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल रही है। बढ़िया, तो बहुत ही अच्छे स्टॉक है दोनों। मेरी तरफ से जय को भी गिफ्ट समझ लीजिए इसको, मान लीजिए इसको। ओके, आइए बढ़ते आगे। वागले साहब के लिए एक बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी आईटी स्पेस में मुझे मोमेंटम दिख रहा है। कोफोर्ज काफी दिनों के बाद मेरे रडार पर आया है, 4800 का लेवल है, इसको ये निकाल रहा है अभी तो अभी के अभी बाय करें। एक 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस ले, 4750 या 4740 ये सेफ रहेगा। मेरा पहला टारगेट 4920 4930 का होगा। पोजिशनली 5100 तक ये स्टॉक जा सकता है। पोजिशनली का मतलब 1 हफ्ते से 10 दिन। ओके, तो खरीदे आप कोफोर्ज। बड़े दिनों बाद वागले साहब को कोफोर्ज पसंद आया है, और ज़्यादातर अगर किसी को पसंद आता है तो कोफोर्ज वागले साहब को ही आता है, उनके अलावा दूसरों को ऐसा नहीं कि नहीं पसंद आता, लेकिन कौन इतना बड़ा शेयर देखने की मेहनत करे सर। ज़्यादा बड़े शेयर में देखने में ऐसा लगता है लोग ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वागले साहब की तरफ से कोफोर्ज खरीदने की राय। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स ले ली जाए। हेमांग सर बताएं। जी शॉर्ट टर्म पिक है मेरी पुडावाला फिनकॉर्प और एनबीएफसी में। हमें लगता है कि एक अच्छा जो री रेटिंग का प्रोसेस चालू हुआ है वो कंटिन्यूड रहेगा। कंपनी के नतीजे काफी अच्छे आए थे, 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थी।
और रिटर्न ऑन एसेट्स लगभग 4.8% का है। तो हमें लगता है कि ये गिनी चुनी बहुत ही कम कंपनियां रहेंगी जहां पे अच्छी 35-40% की ग्रोथ आ सकती है। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी कंपनी का काफी अच्छा है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पूनावाला फिनकॉर्प में निवेश किया जा सकता है विद प्राइस टारगेट ऑफ 450 रुपीज। पूनावाला फिनकॉर्प बार बार लगातार पसंदीदा रहा है। मेरे ख्याल से 200 सवा 200 रुपए से लगातार हेमांग से रिकमेंड करते आ रहे हैं और अब भी यहाँ से भी उन्हें दिख रही है अच्छी खासी मजबूती। आइए मेहुल कोठारी साहब डीमार्ट के बाद बताएंगे, उससे थोड़ा छोटा स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बताएं सर। अनिल जी, आज शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक चुना है वो है लेमन ट्री होटल्स। होटल स्टॉक्स हमने देखा फिर से ट्रैक्शन दिख रहा है, इसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन हो गया 90 रुपए के आसपास। तो स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है, यहाँ पर 93.50 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 90 रुपए के स्टॉप लॉस से 89 के स्टॉप लॉस से इसको हमें बाय करना है और अपसाइड टारगेट रहेगा 104 रुपए का लेमन ट्री होटल्स में। 104 का टारगेट लेमन ट्री खरीदें, ये है राय आपके लिए मेहुल कोठारी साहब की तरफ से शॉर्ट टर्म के तौर पर। आइए जय से लेते हैं एक 10 की कमाई का शेयर। जय बताइए आपके पसंद का शेयर 10 की कमाई। बिल्कुल अनिल जी 10 की कमाई में जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है कैम्प्लास्ट। अनिल जी 449.85 450 पकड़ लीजिए अनिल जी, अप्रॉक्सीमेटली ये रेट ये भाव पर चल रहा है। इसको खरीदने की सलाह अनिल जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 415 का, 415 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और ऊपर में टारगेट्स अनिल जी जो निकल कर आ रहे हैं इसके वो है 535 के। सो एक अच्छा रिस्क और यहाँ पे भी अनिल जी निकल कर आ रहा है। कैम्प्लास्ट अनिल जी रहेगा मेरी 10 की कमाई का पिक अनिल जी। और अनिल जी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा अनिल जी, आज हमारे बीच एक और जो हमारे मेहमान हैं अनिल जी, हमारे फैमिली के हिस्से ही है अनिल जी, हिस्सा ही है, उनका भी बर्थडे अनिल जी, एनी गेस? हाँ तो देखो बाकी सबका तो होता तो मुझे पता चल जाता। अब 3 जनों का हो सकता है जिसका मुझे ना पता हो, कुणाल शाह साहब, मेहुल कोठारी साहब और हेमांग सर। तो ज़्यादा हेमांग सर आपके क्लोज है तो उन्हीं की वजह। हेमांग सर का है क्या बात है अनिल जी, बिल्कुल सही अनिल जी, आपका यही तो अनिल जी बेस्ट पार्ट है अनिल जी कि आप गैस अच्छा कर लेते हो। लॉजिक हेमांग जी का ही अनिल जी, जब करो गैस नहीं है लॉजिकल कंक्लूजन। क्या बात कर रहे हो, मतलब पूरा सोच समझ के ऐसा बिल इसकी क्या 50 साल से ये आर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, आज जाके परफेक्ट हुई। तो अरे हेमांग सर को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हेमांग सर इसी तरह से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। चुपचाप हेमांग सर वो हेमांग सर एकदम शांत रहे, इतनी बड़े उनको लग रहा है ठीक है जय को बनाने दो, लेकिन यही बड़ी उनके एकदम शांत धीर गंभीर वैसे हैं। तो चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा बताएं जय, कैम्प्लास्ट तो आप बता ही चुके। अच्छा आपको एक जय का जैकपॉट शेयर भी देना है, तो जय के लिए बिल्कुल जैकपॉट शेयर का। जय बताइए। जी कैश का ऑप्शन है जी, और निफ्टी पर अनिल जी एक रिवर्सल मुझे नजर आ रहा है। तो निफ्टी का 19,800 के स्ट्राइक का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह अनिल जी 116 रुपए पर अभी खरीदे, बट थोड़ा भर चुका अनिल जी। तो मेरी ये राय रहेगी कि थोड़ा डिप आता है तो और ऐड कीजिएगा, करीब 100 रुपए के आसपास अगर अनिल जी आ जाए तो फर्दर ऐड भी कीजिएगा, बट 116 पर तो खरीदे, अगर नीचे नहीं आया तो ठीक है, ये भाव पे आई है। 108 की आपकी एवरेज बनेगी फिर देर आफ्टर अनिल जी। स्टॉप लॉस 108 की एवरेज के बाद बनेगा लगभग 68 का, तो 68 का एक अनिल जी स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा वहाँ पे। और टारगेट्स अनिल जी जो ऊपर में निकल कर आएंगे दैट वुड बी 154, पहला टारगेट अनिल जी छोटा सा रहेगा, बट देन सेकेंड टारगेट विल बी समवेयर 180। सो 154 180 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 19,800 के स्ट्राइक का इन द मनी पुट ऑप्शन 19,800 600 अनिल जी यही रेंज लग रही थी कि लोअर एंड ऑफ द रेंज पर था, हमने कॉल ऑप्शन खरीदा, अच्छा एक मूव देखने मिला। अपर एंड ऑफ द रेंज पर अनिल जी डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी, उसी के ऊपर एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ये लोअर एंड ऑफ द रेंज फिर से टेस्ट भी कर सकता है। बिल्कुल लेते रहें देते रहें, लेते रहें देते रहें, यही हम कह रहे थे। कल नीचे की रेंज पर हमने स्ट्रांगली खरीदारी की राय दी थी और आज हमने कहा गैप से खुलने के बाद खरीदना नहीं है, इंतजार करें। अब शॉर्ट कॉल भी जय की तरफ से आता हुआ। आइए चोला इन्वेस्टमेंट वायदा कारोबार की ये कंपनी आज पेश करेंगी नतीजे, अनुमान बताने के लिए तैयार है वरुण जी फरमाइए। तो अनिल जी अनुमान तो अच्छे नतीजों का है। ओके। व्हीकल फाइनेंसिंग में है और अगर आपने देखा M&M फाइनेंस में ग्रोथ तो हुई थी लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वहाँ पे कम आए थे, तो देखना होगा इस कंपनी के कैसे आते हैं। हमारा अनुमान है NII
28% बढ़ेगा, 1900 करोड़ पे आएगा। मुनाफा 38% बढ़ेगा, 780 करोड़ के आसपास से आ सकता है 565 करोड़ से बढ़ के। ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस स्थिर रहेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 7.8% के आसपास आने का अनुमान है। एयूएम में करीब 38 से 40% के आसपास की ग्रोथ होगी और लोन ग्रोथ जो है वो करीब 30% के आसपास रह सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कह रहे थे कि आपको क्रेडिट कॉस्ट में करीब 50 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। अगर 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई तो आप ये समझिए कुछ नहीं तो 10 से 20 बेसिस पॉइंट इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर सकते हैं अगर क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हो सकता है या तो फ्लैट रहे या 10-20 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट आएगी, उससे ज़्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए। बाकी ग्रोथ जो है करीब 30 से 40% के आसपास देखने मिल सकती है। और साथ ही फंड रेजिंग प्लान्स भी, QIP के लिए तो देखते हैं क्या कुछ होता है। चोला आज नतीजे अपने पेश करने वाला है। आइए सभी को धन्यवाद देंगे। पहले तो एक बार कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। वागले साहब, कुणाल शाह साहब का और मेहुल कोठारी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जय का विशेष धन्यवाद, ऑफिस से छुट्टी लेकिन यहाँ पर हमने छुट्टी बिल्कुल की वजह से हमारे साथ आज जुड़े। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं जन्मदिन की। आइए देश के प्रति शोक सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आप सबसे निवेदन है अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।